हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी लर्न। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो ज़्यादातर लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं। किसके वो पूछा है? वो होते हैं एसिड्स, बेसिस या सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में फ्री आयंस होते हैं और फ्री आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बी पार्ट है, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट्स। जब किसी सॉल्यूशन में से करंट पास करता है तो कौन से इफेक्ट्स जनरेट होते हैं? वो होते हैं केमिकल इफेक्ट्स, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में चेंजेस आते हैं या फिर मटेरियल एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट होता है, तो इस वजह से इन्हें केमिकल इफेक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से करंट पास किया जाए तो कॉपर किस तरफ जाएगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये पूछा है। तो कॉपर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेगेटिव। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड डैश। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम किसी मटेरियल पर किसी मेटल की लेयर अगर हम डिपॉजिट करते हैं, चढ़ा देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से हम किसी मटेरियल के ऊपर किसी मेटल की लेयर चढ़ा सकते हैं। जैसे लोहे के ऊपर टिन की लेयर चढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, तो लोहे के ऊपर जंग नहीं लगता है। इसी तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उसमें भी यही होता है, किसी सस्ते मेटल के ऊपर सिल्वर या गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, जिससे वो देखने में ओरिजिनल ज्वेलरी की तरह लगता है लेकिन काफी सस्ता होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ अ टेस्टर आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन द मैग्नेटिक नीडल शोज डिफ्लेक्शन। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है जब किसी सॉल्यूशन के अंदर टेस्टर को डिप किया जाता है, तो वो नीडल डिफ्लेक्ट क्यों होती है? टेस्टर क्या चीज़ है? टेस्टर यहाँ पर बनाया जाता है, आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें देखा होगा कि मैग्नेटिक कंपास ली जाती है और उसको एक मैच बॉक्स में रखकर उसके चारों तरफ वायर लपेट दी जाती है और उस वायर के एंड्स को बैटरी से कनेक्ट करके किसी सॉल्यूशन में आप डिप करके चेक कर सकते हैं उसमें से करंट पास होता है या नहीं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो वो क्यों कर रही है इसका आंसर आप देंगे। When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection because the solution conducts electricity, creating a magnetic field that causes the needle to move. तो magnetic needle deflect हो रही है, इसका मतलब है कि करंट पास हो रहा है और करंट पास होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेट बनती है वायर में और उसी की वजह से नीडल मूव करती है। जब भी किसी वायर में से करंट पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है और उस मैग्नेट की वजह से ही मैग्नेटिक नीडल मूव करती है। तो यहाँ पर आंसर जो है उसकी फर्स्ट लाइन पूरी की पूरी क्वेश्चन में से है, बस आपको बिकॉज के बाद वाला ही लर्न करना है। द सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड दैट कॉजेज द नीडल टू मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 लिक्विड्स विच व्हेन टेस्टेड इन द मैनर शोन इन फिगर 11.9 मे कॉज द मैग्नेटिक फील्ड टू डिफ्लेक्ट। तो यहाँ पर वही टेस्टर देख सकते हैं हम, एक मैच बॉक्स के अंदर मैग्नेटिक कंपास रखी है, उसके ऊपर से वायर लपेटी हुई है, उसका एक एंड बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी का दूसरा एंड ये जा रहा है और वायर का दूसरा एंड भी लिक्विड के अंदर जा रहा है। अगर करंट पास होगा तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 3 लिक्विड्स बताने आपको जिनमें से करंट पास हो जाए, ये मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट करे, अपनी जगह से मूव करे। तो इसमें आप उन सॉल्यूशंस के नाम लिखेंगे जिनमें एसिड, बेस या सॉल्ट हो, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी। तो यहाँ आप आंसर में दे सकते हैं लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर। लेमन जूस और विनेगर जो हैं ये एसिड्स होते हैं और टैप वाटर में सॉल्ट्स होते हैं और इस वजह से इनमें करंट पास होता है और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्ब डज नॉट ग्लो
in the setup shown in figure 11.10. List the possible reasons. Explain your answer. तो यहाँ पर ये फिगर जो दी है इसमें फिर से एक टेस्टर यूज़ किया है, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल की जगह बल्ब यूज़ किया है। तो बल्ब ये जल नहीं रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ग्लो कर रहा है उसके रीजंस पूछे, तो आंसर में आप देंगे द बल्ब माइट नॉट ग्लो ड्यू टू फर्स्ट लूज कनेक्शंस, कनेक्शन लूज हो सकते हैं, वायर में कहीं भी ब्रेकेज हो, लूज हो तो ग्लो नहीं करेगा बल्ब। सेकंड फ्यूज्ड बल्ब, बल्ब ही अगर खराब हो तो नहीं ग्लो करेगा। थर्ड डेड बैटरी, बैटरी डेड हो सकती है। फोर्थ लिक्विड माइट बी अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हो सकता है ये लिक्विड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर हो जिस वजह से इसमें से करंट पास ना कर रहा हो। तो ये यहाँ पर 4 रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 2 लिक्विड्स लेबल्ड A and B. It is found that the bulb of the tester glows brightly for liquid A while it glows very dimly for liquid B. You would conclude that first, liquid A is a better conductor than liquid B. Second, liquid B is a better conductor than liquid A. Third, both liquids are equally conducting. Or fourth, conducting properties of liquid cannot be compared in this manner. तो यहाँ पर 2 लिक्विड्स लिए A और B और उनको चेक किया उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं। तो उसमें देखा कि जब हम टेस्टर यूज़ करते हैं तो लिक्विड A के लिए बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है और लिक्विड B में जब हम टेस्ट करते हैं तो वो बहुत हल्का सा ग्लो करता है। तो क्या रीज़न है उसके लिए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं कि लिक्विड A अच्छा कंडक्टर है या लिक्विड B अच्छा कंडक्टर है या दोनों इक्वली कंडक्टिंग करते हैं या इनके प्रॉपर्टीज जो है कंडक्टिंग की उसके बारे में हम इस तरह से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो क्योंकि बल्ब ज़्यादा अच्छे से ग्लो कर रहा है लिक्विड ए के लिए तो इसका मतलब उसमें से करंट ज़्यादा अच्छे से पास हो रहा है और करंट ज़्यादा अच्छे से पास हो रहा है तो इसका मतलब वो बेटर कंडक्टर है। तो यहाँ पर आंसर देंगे आप फर्स्ट, लिक्विड ए इज अ बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग? प्योर वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं ये पूछा है, और अगर नहीं करता है तो उसे हम कंडक्टिंग कैसे बना सकते हैं। तो आंसर आप देंगे नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर में कुछ भी नहीं होता है, ना एसिड ना बेस ना सॉल्ट, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। टू मेक इट कंडक्टिंग वी कैन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट टू इट। तो एसिड बेस या सॉल्ट कुछ उसमें ऐड कर दें तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया, एक्सप्लेन व्हाई दे डू दिस। तो जब कहीं आग लग जाती है तो फायरमैन जो होते हैं आग बुझाने वाले, वो पानी से आग बुझाने से पहले वहाँ की इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होती है, बिजली की सप्लाई जो है वो बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये पूछा हुआ है। तो आंसर आप देंगे इन केस ऑफ अ फायर बिफोर द फायरमैन यूज द वाटर होजेस दे शट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द एरिया टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक एज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट लाइन पूरी की पूरी क्वेश्चन में से है और उसके बाद हमने लिखा रीजन कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका ना लगे उसके लिए करते हैं, क्योंकि वाटर जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि प्योर वाटर जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो हम यूज करते हैं वाटर वो बिल्कुल प्योर वाटर नहीं होता है। घरों में चाहे पीने का पानी आए उसकी बात करें, चाहे आग बुझाने वाले पानी की बात करें, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं, तो उस वजह से उसमें करंट पास होता है। तो इसलिए जनरली जो वाटर हम यूज करते हैं उसमें से करंट पास करता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड स्टेइंग इन अ कोस्टल रीजन टेस्ट्स द ड्रिंकिंग वाटर and also the seawater with his tester. He finds that the compass needle deflects more in the case of seawater. Can you explain the reason? तो कोस्टल रीजन में सी के किनारे, समुद्र के किनारे कोई लड़का रहता है, वो अपने टेस्टर से 2 तरह के वाटर को टेस्ट करता है, ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी और सी वाटर जो समुद्र का पानी है उसको। तो वो देखता है कि सी वाटर जो है उसमें कंपास नीडल जो है वो ज़्यादा अच्छे से डिफ्लेक्ट करती है। तो ऐसा क्यों होता है उसका रीज़न पूछा है। आंसर आप देंगे सी वाटर कंटेन्स
more dissolved salts than drinking water, making it a better conductor of electricity. Therefore, the compass needle deflects more in the case of sea water. तो जो हमारा सी वाटर होता है, समुद्र का पानी, उसमें नमक घुला होता है, आप जानते हैं, तो इस वजह से वो एक अच्छा कंडक्टर, ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का ड्रिंकिंग वाटर के मुकाबले। तो इस वजह से उसमें नीडल ज़्यादा डिफ्लेक्ट करती है। तो ये आप यहाँ पर आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? एक्सप्लेन। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो उस वक्त कोई इलेक्ट्रिशियन बाहर काम करे इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स का, तो क्या ये सेफ है? इसे एक्सप्लेन करना है, तो आप आंसर देंगे नो, इट इज़ नॉट सेफ फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स आउटडोर्स ड्यूरिंग अ हैवी डाउनपोर बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो सेम आंसर है जैसे फायरमैन वाला था, जब बारिश के टाइम काम करेगा कोई बाहर बिजली का तो उसे झटका लग सकता है बिजली का, क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर से हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम पानी अपने आसपास देखते हैं वो बिल्कुल प्योर वाटर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज एज गुड एज डिस्टिल्ड वाटर, so she collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reasons? तो पहेली ने सुना हुआ था कि रेन वाटर जो होता है वो उतना ही प्योर है जितना डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है पानी को आप गर्म करो, उससे जो वेपर्स बनेंगी उनको ठंडा करो और उससे वापस जो पानी बनेगा उसे कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो रेन वाटर भी उतना ही प्योर होता है, पहेली ने ये सुना हुआ था, इसलिए उसने उसको ग्लास में कलेक्ट किया और फिर उसको टेस्ट किया टेस्टर से, लेकिन उसने देखा और देखकर वो हैरान हुई कि उसमें तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीज़न आपसे पूछा हुआ है, तो आप आंसर देंगे रेन वाटर इज नॉट प्योर। रेन वाटर प्योर नहीं होता है, इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज, मेकिंग इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द कंपास नीडल शोड डिफ्लेक्शन। तो इसमें सॉल्ट्स होते हैं, डस्ट होती हैं और इम्प्योरिटीज घुली होती हैं, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसमें सॉल्ट्स होते हैं, डस्ट होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं। तो जब बारिश का पानी गिरता है तो उसमें ये सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इसीलिए नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हमने बात पहले भी की थी, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताना है जिनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई हो। तो आंसर में आप दे सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, साइकिल जो है उनके हैंडल्स और भी पार्ट्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ताकि लोहे में जंग ना लगे, रस्टिंग ना उसकी। सेकंड, कार पार्ट्स, कार के पार्ट्स को भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है ताकि उनमें रस्टिंग ना हो। ज्वेलरी, हमने ज्वेलरी की बात पहले भी की, उनमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसमें गोल्ड या सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। वाटर टैप्स, घरों में जो टैप्स होते हैं, नल लगते हैं पानी के, उनमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है क्योंकि वहाँ भी पानी का काम है, पानी की वजह से लोहे में जंग लगती है, तो इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ की जाती है। साथ में गैस बर्नर्स, गैस के जो बर्नर्स हैं उनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। टिन कैंस, जो हम खाना रखने के लिए मेटल के कैंस, डिब्बे यूज़ करते हैं, तो उनमें भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ताकि उनमें जंग ना लगे। तो ये आप यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटेड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस दैट यू सॉ इन एक्टिविटी 11.7 इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from the impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrodes should be attached to the positive terminal of the battery and why? तो एक्टिविटी 11.7 है आपकी बुक में, उसमें प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर दिखाया हुआ है, उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक थिन प्लेट प्योर कॉपर की ली जाती है और एक थिक रॉड, मोटी रॉड ली जाती है इम्प्योर कॉपर की, और उनको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उनको डाला जाता है। तो उसमें इम्प्योर कॉपर की रोड जो है वहाँ से कॉपर के आयंस निकलते हैं और प्योर कॉपर की रोड जो पतली वाली थी उसमें
वो डिपॉजिट होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, और इस तरह से जो इम्प्योर कॉपर रॉड थी उसमें से प्योर कॉपर दूसरी साइड इकट्ठा होता जाता है। तो इसमें पूछा है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सी रॉड को अटैच करोगे, प्योर वाली को या इम्प्योर वाली को। तो इसका आंसर लिखने से पहले हम वो एक्टिविटी देख लेते हैं उसमें क्या होता है, और उसके बाद फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बैटरी के किस टर्मिनल से कौन सी रॉड को अटैच करना है। तो ये वो एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दी है। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर 2 रॉड्स डिप की हुई हैं, उनको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, ये कॉपर सल्फेट एक पाउडर होता है, ब्लू कलर का पाउडर होता है, उसको वाटर में डिसॉल्व करके ये सॉल्यूशन बनाया जाता है। इसमें 2 रॉड जो डिप की हुई हैं, इसमें मोटी वाली इम्प्योर कॉपर की है और पतली वाली प्योर कॉपर की है। और आप देख सकते हैं इम्प्योर कॉपर में से कॉपर आयंस निकलकर पतली वाली रॉड में अटैच होते जा रहे हैं। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात की थी कि कॉपर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि वो नेगेटिव की तरफ जाए और प्योर कॉपर बनता जाए, प्योर कॉपर इकट्ठा होता जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो प्योर कॉपर है यहाँ पर, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होगा बैटरी के। तो आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है माइनस साइड से, और जो इम्प्योर है उसको कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव साइड से। तो इस तरह से ये आयंस नेगेटिव साइड की तरफ चलते जाते हैं और यहाँ अटैच होते जाते हैं, और इस वजह से ये जो मोटी रॉड थी इसमें से कॉपर कम होता जाता है और जो पतली वाली रॉड थी उसमें डिपॉजिट होता जाता है, और जो भी इम्प्योरिटीज थी इसमें वो नीचे बैठती जाती हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कॉपर को प्योर करते हैं। तो अब हम इसका आंसर दे सकते हैं, द थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर शुड बी अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इम्प्योर कॉपर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, क्योंकि वहां से आयंस निकलेंगे और वो जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और नेगेटिव टर्मिनल पर इकट्ठे होते जाएंगे, क्योंकि कॉपर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर आयंस फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर रॉड will move towards the negative terminal pure copper plate and get deposited there, purifying the copper। तो जितने भी मेटल होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए उनको हमें मूव कराना है। तो किस तरफ जाएंगे, वो नेगेटिव की तरफ। तो इसलिए हमें पॉजिटिव से इम्प्योर को कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव से प्योर को, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो वो प्योरीफाई होता रहेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। इनको आप नोट करें, लर्न करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।